This is second lecture on limits. Lecture number 2 on limits. लेक्चर 2 स्टार्ट करने के पहले एक बार छोटे में रिवाइज कर लेते हैं लेक्चर 1 में हमने क्या किया. टू इवैल्यूएट लिमिट f of x टेंड्स टू a. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या है? टू इवैल्यूएट लिमिट f of x टेंड्स टू a, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत सिंपल है. इसका मतलब ऐसा है कि ये वेरिएबल x, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल x कांस्टेंट a के पास जा रहा है. कांस्टेंट a के पास जा रहा है मतलब वेरिएबल x के वैल्यूज a के बहुत 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 नजदीक है. और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है. मतलब ऐसा हो रहा है और ऐसा ही होते रहेगा. तो वेरिएबल x a को अप्रोच कर रहा है. इसको हम लोग बोलते हैं x टेंड्स टू a. x टेंड्स टू a. सो वेरिएबल x a के पास जा रहा है और आपको बताना है जब ऐसा हो रहा है तो ये f of x किस नंबर के पास जाएगा. अगर x a के पास जा रहा है जो कि एक नंबर है तो आपको बताना है f of x किस नंबर के पास जाएगा. तो और वो नंबर जिसके पास f of x जाएगा वो हो जाएगा इस फंक्शन का लिमिट. वो हो जाएगा इस फंक्शन का लिमिट. तो हम ऐसा सोचते हैं कि वो नंबर l है. वो नंबर क्या है? l. तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जब x a के पास जा रहा है तो f of x l के पास जा रहा है. तो हम लोग बोल सकते हैं when x tends to a then f of x tends to l. f of x tends to l. और क्योंकि f of x l के पास जा रहा है f of x का लिमिट x tends to a l है. तो अब यहां पर एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि किसी भी फंक्शन का लिमिट फाइनली होता क्या है? किसी भी फंक्शन का लिमिट होता है एक नंबर. याद रखना ये और कुछ नहीं है. ये क्या है? एक नंबर है. कौन सा नंबर? ये वो नंबर है जो f of x अप्रोच कर रहा है जब x a को अप्रोच करता है. ओके. तो ये सब हम लोगों ने लेक्चर 1 में डिटेल में देखा है. लेक्चर 1 में मैंने बहुत कुछ सिखाया है. ये लेक्चर 2 है. हमने थियरम्स ऑन लिमिट्स भी देखा. अब हम आगे बढ़ेंगे. एक दो सिंपल प्रॉब्लम लेंगे. तो यहाँ पे देखो some simple problems. तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 2x स्क्वायर प्लस 5. इसका आंसर अपने को बताना है. लिमिट x टेंड्स टू 2x स्क्वायर प्लस 5. तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे. सबसे पहले इस फंक्शन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो फंक्शंस हैं और उसका सम है. ओके. दो फंक्शन है उसका सम है. अच्छा, इसके पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले एक चीज और मैं बता दूं आपको. दो थ्योरम रह गए थे वो भी मैं कंप्लीट कर देता हूं. तो लास्ट लेक्चर में मैंने आई सपोज 5 थ्योरम किए थे. 6th देख लेते हैं. यहाँ पे थियरम ऑन लिमिट्स
theorem on limits. ओके, नंबर 6। देखो, अगर आपके पास में एक फंक्शन है जो कि एक कांस्टेंट फंक्शन है, लिमिट x टेंड्स टू a फॉर k, लिमिट x टेंड्स टू a फॉर k, ओके, तो क्या होगा? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब x a के पास जा रहा है, आपको बताना है ये फंक्शन किस नंबर के पास जाएगा। देखो, अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि इस फंक्शन में कहीं भी x नहीं है। ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब आप लोग सब लोग जानते हैं। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है वो फंक्शन जो x पे डिपेंडेंट नहीं है, वो फंक्शन जो x पे डिपेंडेंट नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो जब x नंबर a के पास जाएगा, इस कांस्टेंट फंक्शन पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा, वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं लिमिट ऑफ x स्क्वायर व्हेन x टेंड्स टू 2, जब x 2 के पास जा रहा है तो x स्क्वायर कौन से नंबर के पास जाएगा? सिंपल है, x स्क्वायर जो है वो 2 स्क्वायर के पास जाएगा और वो 4 होगा। ओके, जब x 2 के पास जा रहा है तो x स्क्वायर 4 के पास जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं लिमिट 5 x टेंड्स टू 2, देखो यहाँ पे फंक्शन ऑफ x था, इसमें x है, यहाँ पे x नहीं है, ये कांस्टेंट फंक्शन। अगर मैं आपको पूछता हूं अगर x 2 के पास जाता है, अगर वेरिएबल x 2 को अप्रोच कर रहा है तो 5 किसको अप्रोच करेगा? आंसर होगा 5, 5 ही रहेगा, 5, 5 ही रहेगा। ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि आपको याद रखना है। ओके, तो ये एक थ्योरम है। एक और बताना है मुझे, नंबर 7। नंबर 7 ये है कि लिमिट x टेंड्स टू a k f of x, अगर किसी फंक्शन के साथ में एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है और आपको उसका लिमिट निकालना है, लिमिट k f of x टेंड्स टू a, इसका लिमिट क्या होगा? देखो, अब ये कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, ओके, तो where k is a constant, where k is a constant आपको मालूम है जब x a के पास जाएगा तो कांस्टेंट पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, f of x पे फर्क पड़ेगा। जब x a के पास जाएगा तो इस पे फर्क पड़ेगा क्योंकि इसमें x होगा, लेकिन ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है, इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो फाइनली यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे ये k बाहर आ जाएगा, दिस k विल कम आउट, k टाइम्स लिमिट f of x टेंड्स टू a, k टाइम्स लिमिट f of x टेंड्स टू a। ये जो दो थ्योरम है ये मैं लास्ट टाइम नहीं किया था क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबा हो गया था। आप लोग इसको जल्दी से कर लीजिए, लिख लीजिए। Let's see this problem. We have to evaluate limit of the function square root of z plus 6 upon z when x tends to -3. Now here we notice that function is not a function of x, it is function of z. The variable is z here. That hardly makes any difference because whether you write x or z or y,
These are simple notations for the variable. So here z is approaching -3. ये मुझे इवैल्यूएट करना है. क्या मतलब इसका? देखो, स्टार्टिंग के कुछ प्रॉब्लम्स तक हर बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, हर बार आप खुद को पूछिए. क्या पूछिए? ये पूछिए कि इवैल्यूएट लिमिट का क्या मतलब होता है. यू शुड आस्क योरसेल्फ what you need to ask yourself, what is meaning of evaluating limit. तो जब आप खुद को ये पूछते हैं कि इसका क्या मीनिंग होगा, तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे. होता यह है कि स्टूडेंट्स लिमिट इवैल्यूएट करते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता है कि उन्हें करना क्या है, वो क्या कर रहे हैं. तो अगर आपको मालूम नहीं है कि क्या कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बाद में जाके दिक्कत आएगी. जैसे कि अगर आपने किसी को पूछा 2 + 2 = 2, तो यहां पर उसे मालूम है कि उसे क्या करना है. हर एक चीज का मतलब उसको मालूम है. ये क्या है मालूम है, ये क्या है मालूम है, ये क्या है मालूम है, ये क्या है मालूम है. हर एक सिंबल का मतलब मालूम है. तो फाइनली वो आंसर लिख देगा 4. तो आप ये जो आंसर लिख रहे हैं, इट इज ओनली बिकॉज यू नो व्हाट यू नीड टू डू. आपको क्या करना है आपको मालूम है. तो वैसे ही यहां पे भी आपको मालूम होना चाहिए आपको क्या करना है. आपको क्या करना है? आपको बताना है जब z -3 के पास जा रहा है, तो ये जो फंक्शन ऑफ z ये कौन से नंबर के पास जाएगा, आपको ये बताना है. ठीक है. तो देखो, इसके लिए मैंने आपको थ्योरम ऑफ लिमिट सिखाया है. क्या करेंगे हम लोग? न्यूमरेटर में लिमिट्स लिख देंगे. लिमिट z टेंड्स टू -3 स्क्वायर रूट ऑफ z + 6 अपॉन लिमिट z टेंड्स टू, आई एम सॉरी, मैंने z की जगह पे x लिख दिया है. I will make this z. So z tends to -3 z + 6 and limit z tends to -3 z. अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. यहाँ पे आपको एक फंक्शन के अंदर फंक्शन मिल रहा है, मतलब इट इज स्क्वायर रूट ऑफ z + 6. तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये लिमिट जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा. ये हो जाएगा लिमिट z टेंड्स टू -3 z + 6 and limit z tends to -3 z. ठीक है. अब इसके बाद क्या करेंगे? देखो, ये प्रोसेस इनिशियली थोड़ा सा आपको डेफिनेटली थोड़ा सा आपको कंबरसम लगेगा, थोड़ा सा मतलब बोरिंग तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंदी लगेगा आपको इनिशियली. लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा कर लेते हैं, बाद में हम लोग ये प्रोसेस को स्किप करेंगे. हर एक प्रॉब्लम के लिए हम ऐसे नहीं लिखेंगे. देखो अब क्या करना होगा. अब ये जो लिमिट है यहाँ पे z के लिए भी लिखना होगा और 6 के लिए भी लिखना होगा, दोनों के लिए लिखना होगा. स्टार्टिंग में थोड़ा कर लेते हैं, बाद में स्किप करेंगे. ओके. z टेंड्स टू -3 z प्लस लिमिट z टेंड्स टू -3 6 अपॉन लिमिट z टेंड्स टू, आदत पड़ गई है x लिखने की, z टेंड्स टू -3 z. अब देखो यहाँ पे, अब आपको ये समझ में आ जाएगा. देखो, जब z -3 के पास जा रहा है, तो आप सोचिए ये z कहां जाएगा. जब z -3 के पास जा रहा है तो z कहां जाएगा? ये तो z ही है, तो वो -3 के पास ही जाएगा. वेरी सिंपल. ये कहां जाएगा? -3 के पास ही जाएगा. तो यहाँ पे आप लिख देंगे -3 प्लस. दूसरा देखो, जब z -3 के पास जा रहा है, तो ये 6 कहां जाएगा? 6 कहां जाएगा? When z is approaching number -3, what do you think will this number 6 will approach? That 6 is independent of x. It will remain where it is. It will remain what it is. It will remain 6 itself. वो 6 का 6 ही रहेगा.
फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे -3 होगा, यहाँ पे होगा -3। जब z -3 के पास जा रहा है तो ये -3। अच्छा, ये जो हमने किया है इसको बोलते हैं अप्लाइंग लिमिट्स। इसको क्या बोलते हैं, इस स्टेप को बोलते हैं अप्लाइंग लिमिट्स। कुछ स्टूडेंट्स, कुछ टीचर ये लिखते हैं और कुछ लोग नहीं लिखते हैं। तो अभी आपको डिसाइड करना है आपको लिखना है कि नहीं लिखना है। ओके, क्योंकि वो तो अंडरस्टूड है कि आपने लिमिट्स अप्लाई किया है, अप्लाइंग लिमिट्स। तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा कि ये हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन -3, दैट इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 बट नेगेटिव। ये फाइनल आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और प्रॉब्लम लेते हैं। इवैल्यूएट लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 6 ओवर x। तो फिर से वही क्वेश्चन मैं खुद से पूछूंगा कि अगर मुझे ये लिमिट इवैल्यूएट करना है, मतलब मुझे क्या करना है, मतलब मुझे क्या करना है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है कि मुझे वो नंबर फाइंड आउट करना है जो ये फंक्शन अप्रोच कर रहा है। मुझे क्या करना है, मुझे पता करना है ये फंक्शन ऑफ x, मुझे पता करना है ये फंक्शन ऑफ x किस नंबर को अप्रोच करेगा जब x 3 को अप्रोच कर रहा है। जब x नंबर 3 को अप्रोच कर रहा है तो ये फंक्शन किस नंबर को अप्रोच करेगा। जब x का वैल्यू 3 के पास जा रहा है, जब x का वैल्यू 3 के पास जा रहा है तो ये फंक्शन ऑफ x किस नंबर के पास जा रहा है, ये मुझे बताना है। ओके, तो ये मैं स्टार्ट करता हूं। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको L लिख सकते हैं, ये भी एक तरीका है। मैं इस प्रॉब्लम को, ये लिमिट प्रॉब्लम को L लिखता हूं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, वही फिर से मैं लिमिट लिखूंगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 6, और यहाँ पे मैं लिखूंगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 3x, और फिर ये अंदर जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 ऑफ 2x प्लस लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 6, और यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड्स टू 3x। देखो अभी इस प्रॉब्लम में मैं थोड़ा सा स्किप करता हूँ। ओके, ये जानबूझकर मैंने प्रॉब्लम लिया है जो कि पहले जैसा ही है, लेकिन मैं इसको इसलिए लिया क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ हम लोग क्या स्किप कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में कायदे से हमें, अगर कायदे से देखा जाए तो हमें क्या लिखना चाहिए, ये 2 जो मल्टीप्लाइड है ये 2 बाहर आएगा और फिर लिमिट हमें एक्सटेंड्स टू 3 लिखना चाहिए। ठीक है ना, तो ये कायदे से होना चाहिए, लेकिन मैं उस स्टेप को स्किप करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूं और देखो मैं लिखता हूं 2 × 3। कैसे, 2 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, ये 2 कांस्टेंट है, और जब x 3 के पास जा रहा है तो ये तो 3 के पास ही रहेगा। तो 2 × 3, इसका लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 3, x क्या होगा 3, सो 2 × 3 प्लस जब x 3 के पास जा रहा है तो 6 का क्या होगा, 6 ही रहेगा और नीचे भी 3 आएगा। तो आंसर हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 12 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा 4 × 3, that is 2 √3 अपॉन 3। सो द आंसर इज 2 अपॉन √3। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अप्लाइंग लिमिट्स। हमने यहाँ पे क्या किया, लिमिट्स अप्लाई किया, अप्लाइंग लिमिट्स। अप्लाइंग लिमिट्स। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लिमिट्स इवैल्यूएट करना इतना सिंपल है, ये तो बेसिकली हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि
अब तक क्या हो रहा है, जब आप लिमिट इवैल्यूएट कर रहे हो तो आपको एक फाइनाइट नंबर एज एन आंसर मिल रहा है। अब तक हो क्या रहा है कि आपको एक, जैसे अभी यहाँ पे आपको नंबर मिला, ये एक फाइनाइट नंबर है, ये एक फाइनाइट नंबर है, और आप इस नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2/√3 एक नंबर है जो नंबर लाइन पर कहीं पर है। सेम वे यहाँ पे -1/√3 ये भी एक फाइनाइट नंबर है। तो आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है फाइनाइट नंबर विच एग्जिस्ट। तो जब तक इस तरह से आ रहा है तब तक तो लिमिट प्रॉब्लम बहुत सिंपल लगता है, लेकिन लिमिट प्रॉब्लम का यूसेज जो है वो सिर्फ इतना ही नहीं है। लिमिट प्रॉब्लम एक्सटेंड्स इट्स विंग्स to a great deal of some difficult problems, and what is it? You will now know it. अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम लेंगे जहां पे आपको एक्चुअल लिमिट कॉन्सेप्ट का मीनिंग समझ में आएगा, और अच्छे से समझ में आएगा। समझ में तो आ गया है, और अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम लिखता हूं, ये है इवैल्यूएट लिमिट x tends to 3, limit x tends to 3 x square plus 2x minus 15 divided by x square minus 5x plus 6. ओके, तो इसको मैं L लिखूंगा। तो यहां पे देखिए, यहां पे क्या हो रहा है, ये भी एक क्वेश्चन है। यहां पे मुझे क्या करना है, मुझे फंक्शन ऑफ x का लिमिट इवैल्यूएट करना है। मतलब मुझे बताना है ये फंक्शन ऑफ x किस नंबर को अप्रोच करेगा अगर x 3 को अप्रोच कर रहा है। ओके, तो जो अब तक मैं कर रहा था वैसे ही मैं करता हूं, और देखो क्या होगा। ओके, आप लोग इसको अभी मत लिखिए, मुझे इसको थोड़ा आगे ले जाने दीजिए। जो मैं अब तक कर रहा था वो मैं कर रहा हूं। देखो, जब मैं लिमिट न्यूमरेटर के लिए लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस -15, फिर मैं लिमिट डिनोमिनेटर के लिए लिखूंगा x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फिर मैं हर एक टर्म के लिए लिमिट लिखूंगा, हर एक इंडिविजुअल टर्म के लिए मैं लिमिट लिखूंगा। ठीक है ना? तो देखो क्या होगा, जब मैं इंडिविजुअल टर्म्स के लिए लिमिट लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। जब x 3 के पास जा रहा है तो x स्क्वायर का लिमिट क्या होगा, 3 स्क्वायर होगा। जब x 3 के पास जा रहा है तो 2x का लिमिट क्या होगा, 2 इंटू 3 होगा। और जब x 3 के पास जा रहा है तो 15 कहाँ जाएगा, 15 का लिमिट क्या होगा, 15 को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे देखो, जब x 3 के पास जा रहा है तो ये 3 स्क्वायर के पास इसका लिमिट होगा, 3 स्क्वायर के पास जाएगा ये। जब x 3 के पास जा रहा है तो 5x 5 इंटू 3 के पास जाएगा, और ये 6 ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको मिलेगा 9 प्लस 6 माइनस 15, 9 माइनस 15 प्लस 6, तो ये आपको मिला 15 माइनस 15, और यहाँ पे भी मिला आपको 15 माइनस 15, तो ये क्या हो गया, 0/0। देखो, और ये जो अब हमें मिल रहा है, ये जो हमें यहाँ पे मिल रहा है, ये कोई नंबर नहीं है। दिस डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझने की कोशिश करो, दिस डज नॉट एग्जिस्ट।
दिस डज नॉट एग्जिस्ट। अब मुझे बताओ मेरा क्वेश्चन क्या था। मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था। मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था कि जब x 3 के पास जा रहा है, मुझे बताना था फंक्शन ऑफ x कौन से नंबर के पास जा रहा है। मुझे बताना था ये फंक्शन ऑफ x किस नंबर के पास जा रहा है। तो मैंने जब इवैल्यूएट किया तो मुझे आंसर क्या मिला? मुझे आंसर कुछ ऐसा मिला। तो मैं क्या बोलूं कि ये मेरा आंसर है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें बताना है जब x 3 के पास जा रहा है, ये फंक्शन ऑफ x किस नंबर के पास जा रहा है। हमें यहाँ पे एक फाइनाइट नंबर बताना है जिसके पास ये जा रहा है। और यहाँ पे जो आंसर आ रहा है, ये आंसर तो एक डज नॉट एग्जिस्ट। ये तो दिस नंबर does not exist. We cannot write this as an answer. It is, this number does not exist. We do not know what is this. This is absurd. Now you can understand how can an answer be an absurd. Okay, it has got no meaning. How can you say what is 0 by 0? It doesn't have a meaning. तो यहाँ पे दिक्कत क्या आ गई? यहाँ पे दिक्कत आई है कि ये जो फंक्शन यहाँ पे है जिसका हम लोगों को लिमिट इवैल्यूएट करना था, ये फंक्शन हमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे रहा है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आप जरा ध्यान से देखिए। हम लोग अब आगे से फिर आपके आपके मन में ऐसा क्वेश्चन होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म वाला क्वेश्चन है। ओके, उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूं। आपको क्या करना है, जैसे ही कोई प्रॉब्लम आएगा आपको सबसे पहले चेक कर लेना है कि क्या मुझे फाइनाइट आंसर मिलेगा। ओके, तो देखो जब x 3 के पास जा रहा है तो ये x स्क्वायर, ये किसके पास जाएगा? x स्क्वायर जो है वो 9 के पास जाएगा। ठीक है ना? जब x 3 के पास जा रहा है तो x स्क्वायर 9 के पास जाएगा। जब x 3 के पास जा रहा है तो 2x 6 के पास जाएगा और ये -15 वैसे ही होगा। जब x 3 के पास जा रहा है तो ये 9 के पास जाएगा, ये -15 और ये +6। ये आपको फटाफट वहीं पर लिखकर कैलकुलेट कर लेना है और ये 0 by 0 आ रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट, दिस इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ओके, इसको इनडिटर्मिनेट क्यों बोलते हैं? इसलिए क्योंकि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। देखो डिटर्मिनेट मतलब समथिंग which can be determined, something which you can determine, it is determinate. Now here it is indeterminate. The function is in such a form that you are unable to determine the finite answer, so it is indeterminate form. Now how will you get rid of this indeterminate form? आप इससे छुटकारा कैसे पाओगे? उसका तरीका है वो मैं बताता हूं। पहले आप ये समझ लो कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ओके, वेरी गुड। अब यहाँ पे एक दो चीज और है जो कि स्टूडेंट्स को परेशान करती है, वो मैं आपको बता रहा हूं। कुछ स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि सर ये डिनोमिनेटर में 0 आ गया। आप तो बोलते हो कि अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो वो नॉट डिफाइंड है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ये जो प्रॉब्लम हमें दिया है ये प्रॉब्लम ही रॉन्ग होना चाहिए। ये प्रॉब्लम ही रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि ये तो नॉट डिफाइंड आ रहा है। जब x 3 है तब तो ये नॉट डिफाइंड आ रहा है। आपने जो भी कहा एकदम सही कहा। देखो ये x 3 होगा तब ये नॉट डिफाइंड है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम रॉन्ग नहीं है। आप जो सोच रहे हो वो एकदम सही है और ये प्रॉब्लम भी सही है। देखो जब डिनोमिनेटर में 0 आएगा
तब वो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब आप सोचो यहां पे डिनोमिनेटर में जीरो कब आएगा, यहां पे डिनोमिनेटर में जीरो कब आएगा, डिनोमिनेटर में जीरो तब आएगा जब आप x की जगह पे 3 रखेंगे, जब आप x की जगह पे 3 पुट कर रहे हो, जब आप x इक्वल टू 3 ले रहे हो, जब आप x इक्वल टू 3 ले रहे हो, तब क्या होगा, तब डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, ये हो जाएगा 9 माइनस 15 प्लस 6, दैट इज 0। डिनोमिनेटर में 0 कब आ रहा है, जब x का वैल्यू 3 हम ले रहे हैं। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे x का वैल्यू 3 है ही नहीं, हम नहीं लेने वाले हैं, हम तो सिर्फ लिमिटिंग वैल्यू कंसीडर करेंगे। हम x टेंड्स टू 3 ले रहे हैं, हम x इक्वल टू 3 नहीं ले रहे हैं। x इक्वल टू 3 लोगे तो जरूर नॉट डिफाइंड ही आएगा, x इक्वल टू 3 लोगे तो जरूर नॉट डिफाइंड ही आएगा। इसीलिए तो प्रॉब्लम में x इक्वल टू 3 नहीं दिया है, क्या दिया हुआ है, x टेंड्स टू 3 दिया हुआ है। हम x का वैल्यू 3 नहीं लेंगे, हम x का वैल्यू 3 के पास में लेंगे। ओके, तो हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। कैसे, एक मिनट देना, इस चीज को हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान देखना। देखो जब x 3 के पास जा रहा है, इसको देखो, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं इन सबको। जब x 3 के पास जा रहा है तो देखो इसका क्या होगा, x 3 के पास जा रहा है, मैं 3 कुछ इस तरह से लिख रहा हूं क्योंकि ये 3 नहीं है, 3 के पास है, तो इसको मैंने थोड़ा सा ट्विस्टेड टर्न्ड टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ है। देखो तो फिर ये 3 स्क्वायर के पास जाएगा प्लस 2, ये x 3 के पास जा रहा है तो ये भी ऐसा ही कुछ टेढ़ा मेढ़ा 3 है, एग्जैक्ट 3 नहीं है, 3 के पास है वो, माइनस 15, 15 तो पूरी तरह से 15 ही है। फिर डिनोमिनेटर में देखो क्या होगा, x 3 के पास जा रहा है तो ये 3 स्क्वायर के पास आ रहा है, माइनस 5 इंटू ये 3 प्लस 6। अब देखो अगर कोई नंबर 3 के पास है, ध्यान से देखो, अगर कोई नंबर 3 के पास है तो उसका स्क्वायर 9 के पास होगा, देख रहे हो, 2 इंटू ये नंबर 3 के पास है तो उसका डबल क्या होगा, वो 6 के पास होगा, वो 6 के पास होगा, माइनस 15। ये भी देखो, ये भी 9 के पास होगा और ये भी क्लोज टू 15 होगा, क्लोज टू 15 प्लस 6। ये बस एक समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा हुआ है। देखो अभी 9 के क्लोज प्लस 6 के क्लोज, ये हो गया तुम्हारा 15 के क्लोज, माइनस ये एक्चुअल 15 है, ये 15 के क्लोज है और ये एक्चुअल 15 है। अब देखो ये 9 के क्लोज है और ये 6 के, ये 6 है, ये 9 के क्लोज है और ये 6 है, तो कितना हो जाएगा, 9 के क्लोज है, ये 6 है, या फिर ऐसे सोचो कि ये 9 के क्लोज है और ये 15 के क्लोज है, तो इन दोनों का डिफरेंस माइनस 6 के क्लोज होगा, सही है ना। ये 9 के क्लोज है और ये माइनस 15 के, ये माइनस 15, ये 15 के क्लोज है, तो इन दोनों का डिफरेंस माइनस 6 के पास होगा और ये प्लस 6 है। अब देख सकते हो आप, देखो यहाँ पे 15 माइनस 15 दिख रहा है, लेकिन आप समझने की कोशिश करो कि ये जो है ये एग्जैक्ट 15 नहीं है। तो अगर ये एग्जैक्ट 15 नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे जो नंबर मिलेगा वो 0 के क्लोज होगा, और यहाँ पे भी ये जो है ये एग्जैक्ट 6 नहीं है, ये एग्जैक्ट 6 नहीं है, तो यहाँ पे भी जो मिलेगा वो भी 0 के क्लोज होगा। तो देखो क्या हो रहा है, अब आपकी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो अभी सिचुएशन है वो कुछ इस तरह का है, इसीलिए हम इसको नॉट डिफाइंड नहीं बोल सकते हैं, ये नॉट डिफाइंड नहीं है,
ये परफेक्टली ऑलराइट है, ये डिफाइंड है, ये डिफाइंड है, ये डिफाइंड है, लेकिन सिर्फ दिक्कत ये है कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो क्या हो रहा है कि जब x 3 के पास जा रहा है, जब x 3 के पास जा रहा है, तो ये न्यूमरेटर 0 के पास जा रहा है, ये न्यूमरेटर 0 के पास जा रहा है, और ये डिनोमिनेटर भी 0 के पास जा रहा है, और दोनों भी कंटिन्यूअस प्रोसेस में है। ये भी 0 के पास जा रहा है, ये भी 0 के पास जा रहा है, और दोनों चेंजिंग है, एवर चेंजिंग, दे आर ऑलवेज चेंजिंग। लेकिन होगा क्या कि न्यूमरेटर अगर 0 के पास जा रहा है, डिनोमिनेटर 0 के पास जा रहा है, तो उनका रेशियो, बहुत ध्यान से सुनना, न्यूमरेटर 0 के पास जा रहा है, डिनोमिनेटर 0 के पास जा रहा है, लेकिन उनका रेशियो किसी एक फाइनाइट नंबर के पास जाएगा, और वो हमें निकालना है। उनका रेशियो जो है वो किसी फाइनाइट नंबर के पास जाएगा, और वो हमें निकालना है। और वो फाइनाइट नंबर निकालने का जो मेथड है, उसी को बोलते हैं टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएटिंग लिमिट। तो अब मैं आपको वो सिखाऊंगा। ओके, आप चाहो तो इसको आप नोट कर सकते हो। ये सॉल्यूशन नहीं है, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस है ना, ये सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन तो अभी मैं लिखूंगा। चलिए मैं अब इसको इवैल्यूएट करता हूं। देखो मैं इसको क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 3, और ये मैं फैक्टराइज करूंगा, तो ये x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, 2x को मैं ऐसे लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूंगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 3, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं x कॉमन लूंगा तो मुझे x प्लस 5 मिलेगा, नेगेटिव 3 कॉमन लिया तो मुझे x प्लस 5 फिर से मिला, यहाँ x कॉमन लिया तो x माइनस 3 मिला, माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3 मिला। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूंगा L इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 3, लिमिट एक्सटेंड्स टू 3, x प्लस 5 कॉमन है ऊपर, तो एक फैक्टर वो है, दूसरा x माइनस 3 है, यहाँ पे x माइनस 3 है और x माइनस 2 है। अब देखो, ये x माइनस 3 और ये x माइनस 3 दोनों मैं साथ में लिखता हूँ। यहाँ पे जरा ध्यान देना, अब बहुत इंटरेस्टिंग स्टेप आ रहा है। देखो, ये x माइनस 3 और ये x माइनस 3 मैंने साथ में लिख दिया, दोनों ऊपर और नीचे वाला, ठीक है। और ये x प्लस 5 और x माइनस 2 मैंने साथ में लिख दिया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इसका, इस पूरे का लिमिट में लिख रहा हूं, इस पूरे का लिमिट लिख रहा हूं और इस पूरे का लिमिट लिख रहा हूं। तो देखो, लिमिट एक्सटेंड्स टू 3, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनटू लिमिट एक्सटेंड्स टू 3, x प्लस 5 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। देखो, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर आपने इसको यहीं पे कैंसिल क्यों नहीं किया, ऐसा वो सोच रहे होंगे, सर इसको यहीं से उड़ा दीजिए। ठीक है, उड़ा देंगे, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करो तो आपको प्रॉब्लम इन डेप्थ समझ में आए। देखो, अब यहां पे देखो क्या हो रहा है। जब x 3 के पास जा रहा है, आप लोग सब लोग यहां पे देखो, जब x 3 के पास जा रहा है तो ये न्यूमरेटर में क्या होगा, न्यूमरेटर में यहां पर एक नंबर होगा, और जो नंबर यहां पे होगा
वही नंबर यहाँ पे होगा at a given point in time. Try to understand, at a given point in time. मतलब किसी एक खास समय पर, एक पर्टिकुलर टाइम पे, टाइम तो मूविंग है, टाइम तो बदलता जा रहा है, और बदलते टाइम के साथ में x का वैल्यू भी 3 के पास जा रहा है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको दिखाया है x 3 को कैसे अप्रोच करता है। तो जब x 3 को अप्रोच कर रहा है, उस प्रोसेस में वो हर पल, हर मोमेंट अपना वैल्यू चेंज कर रहा है, लेकिन जो वैल्यू यहाँ पे वो ले रहा है वही वैल्यू यहाँ पे होगा। तो इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं कि हर पल, हर घड़ी न्यूमरेटर का नंबर और डिनोमिनेटर का नंबर सेम होगा। हर पल, हर घड़ी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का नंबर सेम होगा, और वो नंबर जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 3 नहीं है और ये भी 3 नहीं है, ये दोनों 3 के पास है, ये दोनों 3 के पास है। वो x टेंड्स टू 3 है, वो x इक्वल टू 3 नहीं है। तो इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो फर्स्ट वाला है ये लिमिट 1 आएगा, क्योंकि जो नंबर ऊपर होगा, जो नंबर ऊपर होगा वही नंबर नीचे भी होगा, और हर बार वो कट हो जाएगा, हर बार वो कट हो जाएगा। अगर x 2.9 है तो ये -0.1 -0.1 कैंसल हो गया। अगर x 3.1 है तो ये 0.1 0.1 कैंसल हो जाएगा। अगर x 3.001 है तो ये भी 0.001, ये भी 0.001 कैंसल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये जो आंसर है, ये आंसर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? तो ये और ये कैंसल हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सिंस x टेंड्स टू 3, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंस x टेंड्स टू 3, ओके, देयरफॉर x is not equal to 3 and x minus 3 is not 0। यहाँ पे हम लोगों ने देखो स्पेसिफाई किया है कि ये जो हम लोग कैंसल कर रहे हैं ये जीरो नहीं है, मतलब ये मीनिंगफुल है। ऐसा मत समझ लो कि हमने जीरो कैंसल कर दिया है, जीरो कैंसल कर देंगे तो सब गड़बड़ हो जाता है, इट इज नॉट डिफाइंड। तो हम एक्चुअली हम ये स्टेप लिखेंगे ही नहीं, हम तो ये यहीं पर कर सकते थे, और हम वो तो मैंने आपको समझाने के लिए अलग से लिखा है। ये देखो, ये x माइनस थ्री हम यहीं पे कैंसिल कर देंगे। ओके, तो जैसे ही मैंने x माइनस थ्री कैंसिल किया, मैंने क्या कैंसिल किया? मैंने वो फैक्टर कैंसिल कर दिया जो जीरो के लिए रिस्पॉन्सिबल था। जैसे ही मैंने x माइनस थ्री कैंसिल किया, x माइनस थ्री जैसे ही मैंने कैंसिल किया, मैंने वो फैक्टर कैंसिल कर दिया जो जीरो के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जिसके कारण मुझे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जीरो मिल रहा था। वो फैक्टर मैंने कैंसिल कर दिया। ये x माइनस थ्री जीरो के पास जा रहा था, आप चेक कर सकते हो। जब x 3 के पास जा रहा है तो ये जीरो के पास जा रहा है, और ये भी जीरो के पास जा रहा है। ये x माइनस थ्री जीरो के पास जा रहा था, वो मैंने कैंसिल कर दिया, और जैसे ही ये कैंसिल कर दिया मैंने, इनडिटर्मिनेट फॉर्म से मुझे छुटकारा मिल गया। अब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस x टेंड्स टू 3, x इज नॉट इक्वल टू 3, x माइनस थ्री इज नॉट इक्वल टू 0। तो मुझे क्या मिलेगा? लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अप्लाइंग लिमिट्स, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अप्लाइंग लिमिट्स। तो L इक्वल्स टू, जहाँ पे x है वहां पे मैं 3 लिख दूंगा, 3 + 5, 3 - 2, दैट इज 8/1। आंसर इज 8। आंसर क्या मिला मुझे? 8 मिला। ये देखो, ये आंसर है, और ये नंबर देखो एकदम फाइनाइट है।